गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इस क्लास में हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो है हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट्स प्रोड्यूस करने में बेसिकली काम करता है, हमारी बॉडी को लोकोमोट करने में, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर इंटरनली कई सारे मूवमेंट्स चलते हैं, ठीक है। उनके कोऑर्डिनेशन में या उनके प्रोडक्शन में बेसिकली मूवमेंट्स में जो है हमको हेल्प करने वाला जो टिश्यू होता है दैट इज़ द मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब मस्कुलर टिश्यू जो है बनता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ तो मस्कुलर टिश्यू के प्रीकर्सर सेल्स होते हैं विच आर नोन एज द मायोब्लास्ट्स, ठीक है। एंड मायोब्लास्ट जो है इनसे बनते हैं मायोसाइट्स, यानी कि मायोसाइट्स को हम लोग और क्या कहते हैं, मस्कुलर फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एक ईच सिंगल जो मसल फाइबर होगा वो एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। तो ये हमको नहीं सोचना है कि मल्टीपल बहुत सारे मसल के सेल्स हैं जो जुड़ करके फाइबर बनाते हैं। एक्चुअली एक सिंगल सेल होता है जो कि इलोंगेटेड होता है और वही चल करके क्या बनाता है, वही जो है मसल फाइबर को बनाता है, ठीक है। अब ये जो मसल फाइबर या मसल सेल होता है बेसिकली, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से हम लोग रेफरेंस लेंगे और थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन जो है हम लोग स्ट्रक्चर का करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो जो मसल फाइबर होता है, मसल फाइबर के चारों तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दैट इज़ नोन एज सार्कोलेमा, ठीक है। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है उसको हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्म, ठीक है। अब ये जो सार्कोप्लाज्म है इसमें लार्जली छोटे छोटे जो मायोफिब्रिल्स हैं, ठीक है, मायोफाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो मायोफिब्रिल्स या मायोफाइबर्स हैं ये जनरली दो तरीके के प्रोटीन से बने हुए होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। एक्टिन जो है इसके फिलामेंट्स जो हैं ये दोनों बेसिकली, एक्टिन और मायोसिन जो है दोनों फिलामेंटस प्रोटीन्स होते हैं, फिब्रिलर प्रोटीन या जिनको हम लोग फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन का जो फाइबर होता है वो पतला होता है किसके कंपैरिजन में, मायोसिन के कंपैरिजन में, और मायोसिन के जो फाइबर्स होते हैं ऑब्वियसली एक्टिन के कंपैरिजन में उनकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक्टिन के फाइबर्स थिन होते हैं एंड मायोसिन के जो फाइबर्स होते हैं वो थिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद में सार्कोप्लाज्म के अंदर मायोफिब्रिल्स के अलावा एक न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली रहेगा ही। न्यूक्लियस के साथ साथ जो मसल फाइबर के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है उसको हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, ये जो टर्म है मायो और ये जो टर्म है सार्को, ठीक है, जहाँ कहीं भी मायो और सार्को, ठीक है, ये जो दो टर्म्स है या ये जो दो प्रीफिक्सेस हैं अगर कहीं भी हमको दिखाई पड़ते हैं किसी भी वर्ड में, हमको समझ आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं वर्ड में, ठीक है, तो मायो और सार्को अगर किसी भी वर्ड का पार्ट है मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग इज रिलेटेड टू द मसल और एसोसिएटेड टू द मसल्स, ठीक है। तो मायो और सार्को ये जो दो टर्म्स हैं ये हमको मसल सेल्स के केस में हर समय सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो था ये एक प्रीव्यू था या एक रिकैप जैसा था स्ट्रक्चर का, हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। कुल मिलाकर के मसल फाइबर्स जो हैं इन सारी चीज़ों से बनते हैं, ठीक है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है इसमें कैल्शियम के आयंस का रिजर्वॉयर होता है, ठीक है। कैल्शियम के आयंस का रिजर्वॉयर होना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की और रिलैक्स करने की कैपेसिटी होती है, ये किस वजह से होती है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स के वजह से, ठीक है। तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स जो हैं ये अपने स्ट्रक्चर में परमानेंट चेंज लाए बगैर, ठीक है, अपने साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जब ये इनका साइज रिड्यूस होगा तब मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जब इनका साइज जो है वापस इनके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, तब मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की जो प्रॉपर्टी है, तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कैल्शियम के आयंस। ये बात आप लोगों को हम लोगों ने लोकोमोशन और चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ी है तो उस तरफ हम लोग जाएंगे नहीं, ठीक है। हावेवर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है इसमें कैल्शियम आयंस का रिजर्वॉयर होता है जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में बेसिकली हेल्प करते हैं, ठीक है।
अब मसल जो होते हैं, मसल्स का मोर और लेस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन तो होता है मसल्स का हमारी बॉडी में मूवमेंट को प्रोड्यूस करना, मूवमेंट को फैसिलिटेट करना, ठीक है। दूसरा, हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि मसल्स के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकते, जैसे कि हमारा बात करना, सिंपल, ठीक है। हमारा जो टंग है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मसल। तो हमारा बात करना, हमारा खाना खाना या हमारा पानी पीना, ठीक है, या हमारे पेट के अंदर खाने का मिक्स होना, खाने का डाइजेस्ट होना, ठीक है, या पेट से जो खाने का मूवमेंट है हमारे इंटेस्टाइन्स में होना, या जो हमारे इंटेस्टाइन्स में वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट होता है उस वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना। तो ऐसे छोटे छोटे जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोसेसेस, ये सारे के सारे मूवमेंट्स जो है दे आर फैसिलिटेटेड विद द हेल्प ऑफ मसल्स ओनली, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारे जो भी मूवमेंट्स चलते हैं, दोज मूवमेंट्स आर नोन एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो है ये विदाउट मसल्स की हेल्प के नहीं हो सकते, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि बात करना तो मैंने बोला ही सबसे बड़ा फंक्शन है। उसके बाद हमारे हार्ट की जो बीटिंग होती है, ठीक है, हमारे हार्ट की जो बीटिंग है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मसल्स ओनली, ठीक है। तो हमारे बॉडी के कई सारे फंक्शंस ऐसे हैं विच आर इम्पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ द मसल्स, ठीक है। अब मसल्स जो होते हैं बेस्ड ऑन द लोकेशन, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, ठीक है। तो लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन, इन तीनों के बेसिस पे मसल सेल्स जो होते हैं या मसल टिश्यू जो होता है उसको बेसिकली हम लोग 3 टाइप्स में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। सो लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन तीनों के बेसिस पे मसल सेल्स या मसल टिश्यू जो होते हैं ये बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द स्केलेटल और स्ट्राइप्ड और स्ट्रिएटेड और द वॉलेंटरी मसल, ठीक है। सेकेंड इज द विसेरल और स्मूथ और अनस्ट्राइप्ड और इनवॉलेंटरी मसल, ठीक है। एंड थर्ड इज द कार्डियक मसल। तीनों में डिफरेंस क्या आता है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ, डायग्राम के हेल्प से आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। आप लोग बुक का रेफरेंस भी ले सकते हो, बुक में भी तीनों टाइप्स ऑफ जो मसल टिश्यू है उसका डायग्राम जो है आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने स्केलेटल, स्ट्राइप्ड, स्ट्रिएटेड या वॉलेंटरी मसल का जो डायग्राम है ये बनाया हुआ है, ठीक है। स्केलेटल, स्ट्राइप्ड, स्ट्रिएटेड या वॉलेंटरी मसल्स जो हैं ये ऐसे मसल्स हैं जो कि मोस्टली हमारे बॉडी के जॉइंट्स वगैरह में प्रेजेंट रहते हैं, हमारे टंग में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, हमारे हाथों में, पैरों में, हमारे बॉडी के किसी भी ऐसी जगह में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर जॉइंट्स हो और जिनके थ्रू मूवमेंट हो। तो मोस्टली हमारा टंग, हमारे लिम्स, हमारा नेक, ठीक है, मतलब हमारे हाथ पैर, हमारा नेक, हमारा टंग, ये सब जो जगहें होती हैं, हमारी कमर, ठीक है, ये सब जगहों पे जो है आपके वॉलेंटरी मसल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सबसे पहले उनकी लोकेशन हो गई, ठीक है। दूसरा उनके स्ट्रक्चर पे हम लोग आते हैं, ठीक है। ये जो स्केलेटल या वॉलेंटरी मसल्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली दे आर कनेक्टेड टू द बोन्स, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो वॉलेंटरी मूवमेंट होता है, यानी कि वो मूवमेंट जिसको हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे चलना फिरना, खेलना कूदना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, बातें करना, ठीक है, या अपने सर को इधर से उधर घुमाना वगैरह, इस टाइप के जो मूवमेंट्स हैं जो हम लोग सोच समझ के करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, ऐसे मूवमेंट्स प्रोड्यूस करना जो है स्केलेटल या वॉलेंटरी मसल का काम होता है, ठीक है। बिकॉज ये मसल्स जो है स्केलेटन से जुड़े हुए होते हैं इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। और इनको वॉलेंटरी मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मसल्स के ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है,
ठीक है। हम इसको मसल्स को चाहे तो हम यूज़ करें, चाहे तो हम ना यूज़ करें, ठीक है। तो ये मसल्स के ऊपर हमारा फुल कंट्रोल रहता है, इसलिए इसको वॉलेंट्री मसल कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो स्केलेटल मसल होता है, ठीक है, स्केलेटल मसल जो है थिन होता है, इलोंगेटेड होता है, इसके ब्लंट एंड्स होते हैं जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। उसके बाद मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मल्टीपल न्यूक्लियसेस जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर भी सार्कोलेमा वगैरह जो भी मसल सेल के जो पार्ट्स हैं जो मैंने बताए थे वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग स्ट्राइप्ड या स्ट्रिएटेड मसल क्यों बोलते हैं, ठीक है। जो एक्टिन और मायोसिन के फाइबर्स होते हैं बेसिकली उनके प्रेजेंस के वजह से इसको हम लोग स्ट्राइप्ड या स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जब हम लोग स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें हमको ऑल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड दिखेगा, मतलब कि कुछ पोर्शन जो है मसल सेल का आपको लाइट दिखेगा जैसे ये दिख रहा है, और लाइट बैकग्राउंड के ऊपर आपको ऐसे डार्क कलर के ऐसे लाइनिंग या स्ट्रिएशंस जो है, जैसे ज़ीब्रा की बॉडी पे लाइनिंग होती है ना ब्लैक कलर की, वैसे ही लाइनिंग जो है ये आपको स्केलेटल मसल के फाइबर में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये जो डार्क और लाइट बैंड्स है ऑल्टरनेटिवली, ये जो डार्क बैंड है ये एक्टिन का बनता है और जो लाइट बैंड है वो मायोसिन का बनता है, ठीक है। तो एक्टिन और मायोसिन के ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होने की वजह से क्या होता है कि इसको इस तरीके से धारी धारी वाला या स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड अपीयरेंस मिलता है, इसलिए हम लोग इसको स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग आते हैं सेकेंड मसल टाइप पे, दैट इज़ द विसेरल स्मूथ अनस्ट्राइप्ड और इनवॉलेंटरी, ठीक है। इस मसल की खासियत क्या है कि इसका शेप जो है बाकी मसल सेल्स के कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। इस तरीके का जो स्पिंडल शेप्ड है, ठीक है, स्पिंडल शेप टाइप का जो शेप जो है ये जनरली विसेरल स्मूथ या अनस्ट्राइप्ड और इनवॉलेंटरी मसल्स का होता है, मतलब कि बीच में थिक होगा और मसल सेल्स के जो दोनों साइड होंगे वो टेपर्ड होते होते बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाएंगे, और इस तरीके से नुकीला एंड जो है ये जनरली स्मूथ मसल्स का होता है, ठीक है। स्मूथ मसल्स जो होते हैं दे आर मोस्टली यूनिन्यूक्लिएट, और इनका न्यूक्लियस जो है ये सेल का जो थिक पार्ट या जो सेंटर पार्ट होता है, थिक वाले पार्ट में जनरली इनका न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इनको हम लोग इनवॉलेंटरी मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके फंक्शनिंग के ऊपर हमारा बिल्कुल भी कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो हम लोग इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इनका मूवमेंट जो है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल का जो कंट्रोल है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू इनका कंट्रोल होने से क्या है कि हम लोग जो है अपने सोचने के हिसाब से, अपने शक्ति के हिसाब से, अपने ब्रेन का यूज़ करके हम लोग इनका जो ऑपरेशन है इनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि इनवॉलेंटरी मसल्स हैं ये स्मूथ मसल्स जो है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहते हैं, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। इसीलिए इनका मूवमेंट जो है बैकग्राउंड में चुपचाप चलते रहता है, इनवॉलेंटरी चलते रहता है, और हम लोग बिल्कुल भी इसको कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि सिंपल एग्जांपल हम लोग देंगे, अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, खाने को निगलते तक बस खाने पे हमारा कंट्रोल रहता है, खाने को निगलने के बाद में वो किस रेट से हमारे ईसोफेगस को क्रॉस करके हमारे स्टमक में जाएगा या स्टमक से उसका मूवमेंट इंटेस्टाइन में कैसे होगा, इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो इनका जो मूवमेंट है, ठीक है, ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई हम लोग इनको इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं, ठीक है। अब इनका प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर होता है, हमारे जितने भी विसेरल ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, ठीक है। विसेरल ऑर्गन्स मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं जिसके चारों तरफ फ्लूइड यानी कि विसेरा प्रेजेंट रहता है, ऐसे सारे के सारे ऑर्गन्स के चारों तरफ जो है ये हमारे स्मूथ या इनवॉलेंटरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोग इनको विसेरल मसल्स भी कहते हैं, बिकॉज हमारे विसेरल ऑर्गन्स के चारों तरफ रहते हैं, ठीक है। तो हमारा ईसोफेगस हो गया, ठीक है, उसके बाद में हमारा स्टमक हो गया, हमारे इंटेस्टाइन्स हो गए, लिवर, पैंक्रियाज वगैरह वगैरह, या जो यूट्रस हो गया, फीमेल्स में जो यूट्रस होती है, यूट्रस की वॉल में, ठीक है, इन सारी जगहों पर जो है कहाँ कौन प्रेजेंट रहता है, स्मूथ
या इनवॉलेंटरी मसल जो है जनरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग स्मूथ या अनस्ट्राइप्ड मसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमको कहीं भी कोई भी स्ट्रिएशन जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। स्ट्रिएशंस हमको देखने के लिए क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन के जो फाइबर्स हैं वो इस तरह इसके लेंथ के हिसाब से अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन फाइबर्स आर अरेंज्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द इनवॉलेंटरी मसल फाइबर, ठीक है। इसके वजह से जो है इसमें हमको स्ट्रिएशंस नहीं दिखते हैं, और क्योंकि हमको स्ट्रिएशंस नहीं दिखेंगे इसलिए हम लोग इसको स्मूथ या अनस्ट्राइप्ड मसल्स जो है कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने लोकेशन की बात कर ली। ईसोफेगस के चारों तरफ हमारा जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है अप टू द पॉइंट जहाँ पर इंटेस्टाइन्स जो है टर्मिनेट होते हैं, ठीक है, वहाँ तक जो है इनवॉलेंटरी मसल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फीमेल्स में जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर हमारे एब्डोमेन में जो मसल्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा शेयर जो है विसेरल, स्मूथ, अनस्ट्राइप्ड या इनवॉलेंटरी मसल्स का ही होता है, ठीक है। लास्टली हम लोग आते हैं कार्डियक मसल पे। कार्डियक मसल का डायग्राम अगर हम लोग देखें तो कार्डियक मसल जो है काफ़ी कुछ देखने में हमको स्केलेटल मसल के जैसा ही दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा हमको वेरिएशन जो है देखने के लिए मिलेगा कार्डियक मसल में और स्केलेटल मसल में, ठीक है। वो ये है कि कार्डियक मसल जो है वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है, लेकिन स्केलेटल मसल जो है उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है बेसिकली स्केलेटल और कार्डियक मसल में, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो हम लोग लोकेशन के बारे में बात करें। कार्डियक मसल जो है एक्सक्लूसिवली हमारे हार्ट के वॉल्स में होता है और कहीं भी कार्डियक मसल जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। कार्डियक मसल की सबसे अच्छी स्पेशलिटी क्या होती है, सेल्फ एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। मतलब कि अपने ही अंदर जो कार्डियक मसल है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट करके हार्ट में जो बीटिंग है उसको इनिशिएट कर सकता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सेल्फ एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी जो है ये जनरली कार्डियक मसल्स के अंदर रहती है, ठीक है। अब हम लोगों ने लोकेशन के बारे में बात कर ली। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में मैंने कहा सिमिलैरिटी है थोड़ी सी। वो सिमिलैरिटी क्या है कि कार्डियक मसल्स जो हैं, ठीक है, ये जनरली स्मूथ मसल्स के जैसे ये भी क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट ही होते हैं, ठीक है। और जो मसल फाइबर का थिकर पार्ट होता है, मसल फाइबर के थिकर पार्ट की तरफ जो है न्यूक्लियस जो है जनरली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके अलावा एक्टिन और मायोसिन के जो फाइबर्स हैं उनका भी अरेंजमेंट कार्डियक मसल में कुछ इस तरीके से होता है कि हमको इसमें भी कार्डियक मसल में भी इस तरीके से स्ट्राइप्ड अपीयरेंस जो है देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि स्केलेटल मसल में स्ट्राइप्ड अपीयरेंस था, ठीक है, वैसे ही ये जो आपका कार्डियक मसल है इसके अंदर भी हमको स्ट्राइप्ड अपीयरेंस जो है देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये कार्डियक मसल में भी और स्केलेटल मसल में भी दोनों में आपस में क्या हो जाती है, सिमिलैरिटी बिल्डअप हो जाती है कि दोनों में इस तरीके से स्ट्राइप्स यानी कि स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है। फिर भी कार्डियक मसल जो है वो स्केलेटल मसल से डिफरेंट कैसे हो जाता है, क्योंकि कार्डियक मसल जो है इसमें ब्रांचेस होते हैं। ये जो ब्रांचेस होते हैं इनको हम लोग कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस, ठीक है। तो क्रॉस ब्रिजेस क्या करते हैं, एडजेसेंट जो कार्डियक मसल फाइबर होता है, ये जो क्रॉस ब्रिजेस हैं दो एडजेसेंट कार्डियक मसल फाइबर को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करते। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये जो है दिस इज द क्रॉस ब्रिज, ठीक है। इस क्रॉस ब्रिज के हेल्प से दो एडजेसेंट या अगल बगल के रहने वाले जो कार्डियक मसल के फाइबर्स हैं वो लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कार्डियक मसल का, ठीक है। हाउएवर अभी हम लोगों ने तीनों टाइप्स ऑफ जो मसल है, ठीक है, मसल टिश्यू है, तीनों टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू उसको हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया, तीनों का स्ट्रक्चर देख लिया, तीनों का लोकेशन समझ लिया, तीनों का जो फंक्शन है वो भी हम लोगों ने समझ लिया। तो आज हम लोग जो है मसल टिश्यू वाले टॉपिक के साथ में क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं, ठीक है। हाउएवर इन सभी का इंडिविजुअल फंक्शन मैंने बता दिया। ओवरऑल जो मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन है हमारे बॉडी में मूवमेंट्स को जनरेट करना, ठीक है, और खाने का या पानी का जो मूवमेंट
मूवमेंट है उसको रेगुलेट करना, हमको बोलने में हेल्प करना, ठीक है, उसके बाद हमारे हार्ट को बीट करने में हेल्प करना, ये जो ओवरऑल फंक्शन है सारे मसल टिश्यूज़ का होता है। इंडिविजुअल फंक्शंस भी मैंने सभी के बता दिए। तो आज क्लास को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक में कनेक्टिव टिश्यू का जो कंटेंट दिया है उसको आप लोग पढ़ लो थोड़ा सा, तो आप लोगों को क्या है कि थोड़ा सा इंसाइट मिल जाएगा पहले से, ठीक है, सो दैट वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।